Hello everybody, welcome in my channel. This is Udamwat class 9 student acts like you, and this is a platform on which class 9 students share their study problems. And in today's video we are going to learn about the concept of momentum, chapter 2, force and the laws of motion. So let's start. लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया के बारे में यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे या न्यूटन का दिया हुआ सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को मोमेंटम का टॉपिक समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। दैन काफ़ी सारी चीज़ें भी आती हैं मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन वो हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। In today's video, we are going to learn about only of the concept of momentum. Okay, so let's start with an example कि momentum होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्रिकेट बॉल ली और एक टेनिस बॉल ली। ठीक है, हमें पता है कि क्रिकेट बॉल का वेट ज़्यादा और टेनिस बॉल का वेट कम है ना। ओके, अब हमने क्या किया, मैंने क्रिकेट और टेनिस बॉल को दोनों को सेम वेलोसिटी से, यानी आप समझ लीजिए सेम स्पीड से आपकी तरफ फेंका है। वेलोसिटी से, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक रही हूँ ना मैं दोनों को, तो हमने एक सेम वेलोसिटी से दोनों को मैंने आपकी तरफ फेंक दिया है। ठीक है, अब आपको उन दोनों बॉल्स को स्टॉप करना है। एक क्रिकेट है और एक टेनिस है, तो आप बताइए आपको कौन सी बॉल को रोकने में ज़्यादा या कम फोर्स लगेगा। ऑफकोर्स सी बात है, आपको क्रिकेट बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और टेनिस बॉल को रोकने में कम फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है उसका मास ज़्यादा है और जो टेनिस बॉल है उसका मास कम है। तो हम इससे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट सिचुएशन कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स के साथ हमारा क्या होता है, जो फोर्स के साथ हमारा मास का रिलेशन क्या है ना। तो फोर्स के साथ मास का रिलेशन ये है कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगता है उस बॉडी को रोकने में, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, जितना कम मास उतना कम फोर्स। तो ये चीज़ हमने कंक्लूड कर ली। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम वेलोसिटी के साथ देखते हैं, क्योंकि मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन फोर्स के साथ होता है वही रिलेशन हमें मोमेंटम का टर्म देता है। तो हमने वेट के साथ यानी मास के साथ तो देख लिया, सॉरी नॉट वेट, मास के साथ तो हमने देख लिया क्या रिलेशन होता है। अब हम वेलोसिटी के साथ देखते हैं, सेम एज इट इज़। अब मैंने क्या करा, दोनों ही क्रिकेट बॉल ले ली। अब तो भाई मास सेम हो गया ना, दोनों क्रिकेट बॉल ली है मैंने। अब मैंने आपको अलग अलग वेलोसिटी से उनको फेंका। पहले मैंने मास अलग लिया था और वेलोसिटी सेम करी थी। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मास सेम ले रही हूँ और वेलोसिटी अलग कर रही हूँ। जैसे अगर दो बॉल हैं, दोनों सपोज दैट 2 kg की हैं, तो एक को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ फेंका और एक को 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों को मैंने अलग अलग वेलोसिटी से आपकी ओर फेंका। अब आपको स्टॉप करना है, तो आपको कौन सी वेलोसिटी से आ रही बॉल को स्टॉप करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। ऑफकोर्स जो बॉल 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आ रही है। तो इससे एक और चीज़ कंक्लूड होती है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा फोर्स है रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को स्टॉप करने में, और जितनी कम वेलोसिटी उतना कम फोर्स। तो हमने दो सिचुएशंस निकाल ली है ना। So the force needed to stop a moving body is directly proportional to its mass and its velocity, and this gives us the term of momentum. तो जो फोर्स ज़रूरत होती है जिस फोर्स की, द फोर्स विच इज़ नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जो एक मोशन में चल रही बॉडी को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस बॉडी के मास पे और उस बॉडी की वेलोसिटी पे, एंड दिस गिव अस अ टर्म ऑफ मोमेंटम। ओके, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखो, लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं होता, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी प्रोडक्ट उनका जो होता है वही उस वेलोसिटी बॉडी का मोमेंटम होता है। कोई भी बॉडी हो वही उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, अभी हम लास्ट में 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं क्या है। अब मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है। फर्स्ट चैप्टर में हम सब ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो टोटली डिफाइन होती है अपने मैग्नीट्यूड से, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होते हैं। तो हमारी जो मास है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए। ऑफकोर्स सी बात है, मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा सिर्फ ना। लेकिन
मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो दैट्स वाई मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम को भी मास का, यानी हमें मास मैग्नीट्यूड भी चाहिए और वेलोसिटी का हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कर दिया ताकि दोनों सिचुएशंस जो है सेटिस्फाई हो जाए। ओके डन। तो ये तो बहुत ईजी सी थिंग हो गई, हमें समझ में आ गया दैट इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट थिंग थी। अब डायरेक्शन क्या होता है मोमेंटम का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 1 मार्क MCQ में आ जाता है। तो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही होगी वही डायरेक्शन उस बॉडी के मोमेंटम का होगा। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई, इसको रिमेंबर रखिएगा आप लोग। अब SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम हम फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अब फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं लेटर्स से फिजिक्स में, तो ऐसे ही मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है और मास को M से, वेलोसिटी को V से। तो P इज इक्वल टू MV, क्योंकि P यानी मोमेंटम कब निकलेगा, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। सो P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय V, MV, दैट P इज इक्वल टू M। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले से, एंड बड़े न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है। सो अब इसी से हम लोग SI यूनिट डिराइव कर लेते हैं। M क्या है हमारा, M की SI यूनिट, मास की SI यूनिट kg होती है, वी ऑल नो दैट, एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, kg मीटर पर सेकेंड इज एन SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। इजी, kg मीटर पर सेकेंड, बी रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। ओके, खत्म हो गया सारा कॉन्सेप्ट, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, और कौन सी क्वांटिटी है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो मैं 2 न्यूमेरिकल्स आप लोग को बताने वाली हूँ, वो भी ओरली, बहुत ईजिली। सो सपोज एक बच्चा, यानी नॉट प्लरल, सो एक चाइल्ड है, वो एक टॉय कार को चला रहा है, ठीक है, और वो टॉय कार पूरे के पूरे 2 kg की है, ठीक है, 2 kg की एक टॉय कार है, वो उसको चला रहा है कितनी वेलोसिटी से, वो उसको चला रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, इससे ज़्यादा वो टॉय कार को भगा भी नहीं सकता, इससे भी कम ही चला रहा होगा। सो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो उसको चला रहा है, ठीक है। अब हमें मोमेंटम निकालना है। सो P इज इक्वल टू M एंड V। सो M यानी हमारा मास, तो मास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय V यानी 10। सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड इज इन मोमेंटम। 20 kg मीटर पर सेकेंड हमारा मोमेंटम आ जाता है, kg मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज SI यूनिट। ओके, कभी कभार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हमको यूनिट चेंज दी होती हैं, जैसे kg की जगह आपको ग्राम दिया जा सकता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड की जगह मीटर पर मिनट या मीटर पर आवर दिया जा सकता है, तो उसको आपको उसी में चेंज करना पड़ेगा जो हमारी मोमेंटम की यूनिट है, तो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हम लोग ईजिली कर लेते हैं। एंड अब सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसमें हो रहा है ये कि आपको मोमेंटम दिया गया है, मास दिया गया है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। मोमेंटम आपको दिया गया है इसमें 30 kg मीटर पर सेकेंड, मास आपको दिया गया है 2 kg, और आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी निकालिए। तो P इज इक्वल टू MV होता है ना, तो अगर हम इसमें से V की वैल्यू निकाल लें तो P अपॉन M आ जाएगा, है ना, P अपॉन M। तो P हम लोग रख लेते हैं, P क्या था हमारा 30 kg मीटर पर सेकेंड, एंड 30 अपॉन, अब हम अपना मास रख लेते हैं, मास कितना था हमारा, से हमारा 2 kg, तो 30 अपॉन 2 से उसको कैंसल आउट कर देंगे हम लोग, तो यानी हमारी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके मोमेंटम बेस्ड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। F इज़ इक्वल टू ma, लेकिन इसको डराइव करना भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड थ्योरिकल भी इसको समझना पड़ता है। सो लाइक माई चैनल फॉर मोर स्टडी एंड आर्ट वीडियोज़, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूलिएगा ही मत, क्योंकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स यही इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं अपने स्टडी कॉन्सेप्ट के लिए। बाय बाय, थैंक यू।